इंडियन आर्मी के लिए बनाया गया एक ऐसा रम जिसने पूरी दुनिया को अपना दीवाना बना दिया। हमारे देश भारत में लगभग 20% लोग अल्कोहल कंज्यूम करते हैं और इस मामले में इन लोगों के टेस्ट भी अलग अलग होते हैं। लेकिन एक ब्रांड ऐसा भी है जिसकी रम का चस्का हर भारतीय ड्रिंकर की जुबान पर ही चढ़कर बोलता है। जी हाँ, मैं बात कर रहा हूँ ओल्ड मोंक की, जिसने अपने 70 साल के इतिहास में भारत ही नहीं बल्कि दुनिया के 50 से भी अधिक देशों को अपना दीवाना बनाया है। दाम कम होने के कारण गरीब व्यक्ति भी इसका आनंद ले पाता है। वहीं दूसरी ओर इसका टेस्ट इतना अच्छा है कि अमीर आदमी भी इसे पिए बिना नहीं रह सकता। कहा जाता है कि ओल्ड मोंक पिछले 70 सालों से अमीरी और गरीबी के अंतर को खत्म करने का काम कर रहा है। एक समय था जब ओल्ड मोंक भारत के 15% अल्कोहल मार्केट को कंट्रोल करता था। भारत के विजय माल्या, जिन्हें अल्कोहल किंग कहा जाता है, वो भी इस ब्रांड का मुकाबला नहीं कर पा रहे थे। लेकिन साल 2002 में कुछ ऐसा हुआ कि जिसने ओल्ड मोंक के 50% शेयर मार्केट को 10% पर लाकर रख दिया, जो कि आज के समय में 5% भी नहीं है। इतना ही नहीं, 2015 में तो ऐसी भी खबरें आई थी कि यह ब्रांड हमेशा के लिए बंद किया जाएगा, लेकिन ऐसा हुआ नहीं। बट दुनिया के टॉप अल्कोहल ब्रांड में गिना जाने वाला ओल्ड मोंक आज हाशिए पर पहुंच चुका है। आखिर ऐसे क्या रीजंस है जिनकी वजह से ओल्ड मोंक जैसी ब्रांड अल्कोहल मार्केट से गायब होने की कगार पर है, और ओल्ड मोंक कैसे एक बार फिर से रिवाइव कर सकती है? यह बात है 1850 के दशक की, जब कलकत्ता और बॉम्बे की भीषण गर्मी से बचने के लिए ब्रिटिशर्स शिमला का रुख करते थे। ब्रिटिश आर्मी के सैनिकों को बियर पीने का बहुत शौक था, लेकिन उस समय तक भारत में कहीं पर भी बियर नहीं बनाई जाती थी। ऐसे में इन बोतल्स को मजबूरी में इंग्लैंड से भारत में इंपोर्ट करवाया जाता था, जिसमें अंग्रेजों को काफी खर्च उठाना पड़ता था। इसी दौरान एडवर्ड अब्राहम डायर नाम के एक इंजीनियर शिमला आते हैं और इस प्रॉब्लम को देखते हुए पास के ही एक टाउन कसौली में बियर बनाने वाली फैक्ट्री, जिसे ब्रूअरी कहते हैं, को सेटअप करते हैं। साल 1854 में एडवर्ड डायर इस फैक्ट्री में एशिया की पहली बियर बोतल बनाते हैं, जिसका नाम था लायन बियर। एडवर्ड डायर ने अपनी इस बियर बनाने वाली फैक्ट्री का नाम डायर ब्रूअरीज रखा और आने वाले समय में कसौली को छोड़कर अपनी फैक्ट्रीज सोलन, शिमला, वर्मा, रावलपिंडी और कवेटा में भी स्थापित कर दी। आपकी जानकारी के लिए मैं बता दूं कि उस समय तक कवेटा, वर्मा और रावलपिंडी भारत का ही हिस्सा हुआ करते थे। साल 1887 में एच.जी. मेकन नाम के बिजनेसमैन एडवर्ड डायर से सोलन में स्थित उनकी ब्रूअरी को उनसे खरीद लेते हैं और वहां पर विस्की बनाने का काम भी शुरू कर देते हैं। बात है साल 1903 की, जब शिमला तक भी रेलवे लाइन पहुंच चुकी थी। तब डायर कंपनी की विस्की और बियर पूरी दुनिया तक पहुंचने लगी, जिससे उनकी सेल ऑल टाइम हाई पर पहुंच चुकी थी। साल 1919 में कुछ ऐसा हुआ जिसने डायर कंपनी के प्रति भारतीयों के प्यार को नफरत में बदल दिया। दोस्तों, यह वही साल था जब कर्नल रेमिनाल्ड एडवर्ड डायर के आदेश पर ही अमृतसर के जलियांवाले बाग में हजारों की संख्या में प्रदर्शन कर रहे निर्दोष भारतीयों को गोली से उड़ाया गया था, क्योंकि रेगिनाल्ड डायर डायर कंपनी को शुरू करने वाले एडवर्ड डायर के ही बेटे थे। तो ऐसे में भारतीय लोगों ने इनकी कंपनी के प्रोडक्ट्स का बहिष्कार करना शुरू कर दिया था। ऐसे में एडवर्ड डायर ने एच.जी. मेकन के साथ मिलकर इस कंपनी का नाम बदलकर डायर मेकन ब्रूअरीज कर दिया। लेकिन उनकी ये योजना ज़्यादा दिनों तक टिक नहीं पाई, क्योंकि साल 1947 जब भारत आज़ाद हुआ, उसके बाद इस कंपनी को नरेंद्र नाथ मोहन ने खरीद लिया और उसने इस कंपनी का नाम बदलकर मोहन मेकन प्राइवेट लिमिटेड रख दिया। आज भी यही कंपनी ओल्ड मोंक जैसी ब्रांड की पेरेंट कंपनी बनी हुई है। ऐसे में सवाल यह उठता है कि इन सब में ओल्ड मोंक की एंट्री कैसे और कब हुई, क्योंकि अभी तक हमने इस बात में ऐसी किसी रम की बात की ही नहीं। तो बात है साल 1954, जब ओल्ड मोंक का आइडिया मोहन नरेंद्रनाथ के बेटे वेद रत्न मोहन लेकर आए थे। इन्होंने ऑब्जर्व किया कि भारत में विस्की और बियर कैटेगरी में तो ब्रांड्स आ चुकी है, लेकिन रम कैटेगरी में सिर्फ एक ही ब्रांड है, हरकुलस, जो मार्केट में मोनोपोली बनाए हुए है। और उस समय इंडिया भी आर्मी को यही रम सप्लाई करता था, लेकिन ओल्ड मोंक ने आते ही हरकुलस को रिप्लेस कर दिया। ओल्ड मोंक टेस्ट और क्वालिटी में इतनी सुपीरियर थी कि इसने कुछ ही सालों में इंडियन अल्कोहल मार्केट पर अपना कब्जा कर लिया और हमें अपना दीवाना बना दिया। इंडियन आर्मी के बीच ओल्ड मोंक का क्रेज इतना ज़्यादा है कि करीब 70 साल के बाद भी आज इंडियन आर्मी की ज़्यादातर बटालियन को यही रम सप्लाई की जाती है।
अब इन सब के बीच आप सभी के मन में यह सवाल जरूर आ रहा होगा कि आखिर ओल्ड मोंक को अपना नाम कहाँ से मिला। तो बेसिकली जब वेद रत्न मोहन यूरोप गए हुए थे तब वो वहाँ बर्फीले पर्वतों पर रहने वाले बेंटिक मोंक से बहुत प्रभावित होते हैं। ये मोंक्स सेंट बेंटिक नाम के एक क्रिश्चियन मोंक के फॉलोवर्स थे जो कि साधारण जीवन जीते थे और रम पिया करते थे। अब चाहे ओल्ड मोंक को बनाना हो या इसका नाम रखना हो, ये दोनों आइडियाज यहीं से निकले हैं। दोस्तों, ओल्ड मोंक की एक खास बात जो इसे सबसे अलग बनाती है वो है इसकी मार्केटिंग स्ट्रेटेजी। जहां एक और दूसरी कंपनीज मार्केटिंग, बिजनेस और एडवर्टाइजिंग में पैसे को पानी की तरह बहाते हैं, वहीं ओल्ड मोंक ने आज तक कोई भी एडवर्टाइजमेंट नहीं की। आपने ना तो ओल्ड मोंक का कोई बैनर देखा होगा और ना ही कोई इसकी डिजिटल एड बनाई गई। ओल्ड मोंक की एडवर्टाइजमेंट इसके लॉयल कस्टमर करते हैं और इसके ओनर्स का मोटो है ओनली टेस्ट कैन एडवर्टाइज इट, यानी कि ओल्ड मोंक का टेस्ट ही इसकी एडवर्टाइजमेंट है। अब दोस्तों, सुनने में तो यह स्ट्रेटजी बहुत अच्छी और रेवोल्यूशनरी लगती है, लेकिन बिजनेस पर्सपेक्टिव से यह ओल्ड मोंक पर काफ़ी भारी पड़ रही है। अब अगर मैं कहूँ कि लैक ऑफ एडवर्टाइजमेंट ही ओल्ड मोंक के डाउनफॉल का एक मेजर रीज़न है तो यह बिल्कुल भी गलत नहीं होगा। अब जैसा मैंने आपको वीडियो की शुरुआत में ही बताया था कि एक समय ओल्ड मोंक इंडियन रम मार्केट का 50% से भी ज़्यादा डोमिनेट करती थी, पर आज इसका शेयर 5% से भी कम रह गया है। साल 2002 से पहले तो ये हालत थी कि कोई भी अल्कोहल ब्रांड ओल्ड मोंक का मुकाबला नहीं कर पा रहा था और भारत के अल्कोहल कहे जाने वाले विजय माल्या भी ओल्ड मोंक को बीट करने में नाकाम रहे थे। ओल्ड मोंक के बाद दूसरे नंबर पर मैकडॉवेल सेलिब्रेशन रम हुआ करती थी जो कि विजय माल्या की कंपनी यूनाइटेड स्पिरिट्स के अंडर आती थी, पर मैकडॉवेल सेलिब्रेशन रम की सेल ओल्ड मोंक रम की सेल के कंपैरिजन में आधी भी नहीं थी। लेकिन साल 2002 में मैकडॉवेल्स अपनी सेलिब्रेशन रम को काफ़ी तेज़ी से एडवर्टाइज करना शुरू करती है और सिर्फ 3 साल में ही यह कंपनी ओल्ड मोंक को पीछे कर देती है। साल 2002 से पहले जो ओल्ड मोंक 80 लाख से भी ज़्यादा बॉटल्स को सेल कर रही थी, 2011 के डेटा के अकॉर्डिंग उनकी सेल 30 लाख पर आ गई। अगर हम मैकडॉवेल्स का 2011 का डेटा देखें तो उनकी 1 करोड़ से भी ज़्यादा बॉटल्स की सेल हो चुकी थी। 2005 में ओल्ड मोंक का प्रॉफिट 2.5 करोड़ था जो अगले ही साल कम होकर 30 लाख रह गया था और साल 2014 आते आते तो कंपनी प्रॉफिट की जगह 20 करोड़ के लॉस में आ चुकी थी। साल 2012 में वेद रत्न मोहन के भाई और ओल्ड मोंक की मॉडल सक्सेस का सबसे बड़ा चेहरा माने जाने वाले कपिल मोहन 82 साल की उम्र में रिटायरमेंट ले लेते हैं। अब इस ब्रांड को आगे ले जाने की जिम्मेदारी उनके बेटों पर आ जाती है और दोस्तों, यहीं से ओल्ड मोंक की पूरी मैनेजमेंट बिखर सी जाती है और उनके कंपटीशन में खड़े ब्रांड्स एडवर्टाइजमेंट्स पर पानी की तरह पैसा बहाकर मार्केट में लंबी लीड ले लेते हैं। हालांकि दोस्तों, ओल्ड मोंक के डाउनफॉल का पूरा क्रेडिट उनकी पुअर मार्केटिंग स्ट्रेटेजी और फेल्ड मैनेजमेंट को ही नहीं दिया जा सकता। इसमें ओल्ड मोंक के डिस्ट्रीब्यूशन नेटवर्क और गवर्नमेंट की पॉलिसी चेंजिंग का भी बहुत बड़ा हाथ रहा है। आपको बता दूं कि ओल्ड मोंक ने कभी भी अपना खुद का डिस्ट्रीब्यूशन नेटवर्क बनाने की कोशिश ही नहीं की। वो आज भी थर्ड पार्टी नेटवर्क पर ही निर्भर है, जिससे उनकी रीच बहुत कम है। यह फैक्टर इसलिए भी इम्पोर्टेंट हो जाता है क्योंकि अल्कोहल के बिजनेस में लॉजिस्टिक्स और रिटेल डिस्ट्रीब्यूशन भी सेल्स के नंबर को तय करते हैं। समय समय पर बदलती गवर्नमेंट पॉलिसीज ने भी ओल्ड मोंक को अच्छा खासा डैमेज किया, जैसे कि यूपी गवर्नमेंट के फैसले के बाद उन्हें लखनऊ की अपनी फैक्ट्री बंद करनी पड़ गई। ऐसे ही तमिलनाडु, जहां ओल्ड मोंक की सेल्स बहुत ज़्यादा थी, वहां की स्टेट गवर्नमेंट ने एक दिन अचानक से सारी शराब की सेल्स को अपने हाथों में लेने का फैसला कर दिया। दोस्तों, ओल्ड मोंक शुरुआत में ज़्यादा लोगों के बीच अपनी पहुंच इसलिए बना पाई क्योंकि उसकी प्राइस बहुत अफोर्डेबल थी, लेकिन इसी अफोर्डेबिलिटी ने ही आज ओल्ड मोंक की इमेज को बहुत ज़्यादा डाउन कर दिया है। एक्चुअली ओल्ड मोंक यह समझ ही नहीं पाई कि आजकल का यूथ शो ऑफ करने के लिए अफोर्डेबल नहीं बल्कि प्रीमियम सेगमेंट की अल्कोहल को कंज्यूम करना ज़्यादा पसंद करता है। बिजनेस में फ्यूचर ट्रेंड्स को ना समझ पाना ओल्ड मोंक को भारी पड़ा और ये उनके डाउनफॉल का एक मेजर रीज़न बना। पर दोस्तों, अब सवाल यह उठता है कि क्या यह डाउनफॉल ओल्ड मोंक को ले डूब गया और क्या भारत समेत 50 से भी ज़्यादा देशों में स्वाद का जादू फैलाने वाला यह ब्रांड बंद हो जाएगा? वेल,
दोस्तों इसका जवाब हाँ भी है और ना भी। अगर ओल्ड मोंक ने अपनी आज वाली हालत नहीं सुधारी तो फिर आने वाले सालों में इस कंपनी को डूबने से कोई नहीं बचा सकता। लेकिन अगर ये कंपनी अपने आप में कुछ चेंज करती है और अपनी ओवरऑल सिस्टम को बेटर बनाती है तो फिर आज भी ये अपने एवरग्रीन टेस्ट और अनमैच्ड क्वालिटी के दम पर एक बार फिर से टॉप पर पहुंच सकती है। इसके लिए सबसे पहले तो ओल्ड मोंक को अपने प्रोडक्ट्स बढ़ाने होंगे और अपनी रम को प्रीमियम सेगमेंट में भी लाना होगा। दूसरी ओर उन्हें अपने डिस्ट्रीब्यूशन सिस्टम को भी इम्प्रूव करना होगा और थर्ड पार्टी डिस्ट्रीब्यूशन को अलविदा कहना होगा। यहाँ ओल्ड मोंक के पास एक बेहतरीन तरीका यह है कि वो अपनी कंपनी के कुछ स्टेक किसी अच्छी कंपनी के हवाले कर दे और उनके साथ पार्टनरशिप करके म्यूचुअल इंटरेस्ट से कंपनी को आगे ले जाए। लास्ट बट नॉट द लीस्ट, ओल्ड मोंक की मैनेजमेंट ने मार्केटिंग को लेकर जो स्टीरियोटाइप बनाया हुआ है उसे जल्द से जल्द तोड़ने की ज़रूरत है, क्योंकि आज जो दिखता है वही बिकता है। बाकी आप क्या सोचते हैं, क्या ओल्ड मोंक मार्केट में वापसी कर पाएगा या आने वाले सालों में ओल्ड मोंक मार्केट से ख़त्म हो जाएगा? कमेंट में मुझे ज़रूर बताएं। अगर आपको यह वीडियो अच्छी लगी तो प्लीज़ लाइक और सब्सक्राइब कर दीजिए।